अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम अपने पास क्या देखने लगे हैं। आज हमने देखना है अपने पास इंग्लिश 1123 का सिलेबस। इसका सिलेबस ओवरव्यू लेते हैं, देन फिर आगे चल के हम इसको स्टडी भी करेंगे। इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट, बस थोड़ी सी इसकी हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। पेपर वन की अगर मैं बात करूँ तो पेपर वन में अब वो आपको देगा कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस देगा। इस 3 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो वो आपसे उम्मीद रखता है कि आप अपने पास इन 3 चीज़ों की प्रिपरेशन करें। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वन जो आपको मिलेगा दैट विल बी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन टू विल बी ऑफ राइटर क्राफ्ट। ये चीज़ अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो इस साल भी मैंने देखा है और जब ये सिलेबस आया था यानी इससे पिछले साल भी मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे यहाँ पर पेपर देकर तो आते हैं, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट कॉम्प्रिहेंशन की बहुत आसान था, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट समरी, बट राइटर्स क्राफ्ट के अंदर उसकी वोकैबुलरी उनको खा जाती है। तो वोकैब पे फोकस करना। अब आपको बहुत सारे टीचर्स ये कहेंगे दैट आपको वोकैब की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे आप पूछें कि अगर वोकैबुलरी कोई ऐसी आ गई राइटर क्राफ्ट में जिसका आपको पता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो आपसे पूछेगा दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक जो आपके बाएं हाथ का खेलो। दैट विल बी कि आपको यहाँ पे कोई भी वोकैब दे दी। फॉर एग्जाम्पल मोनोटनस एक वर्ड है, उसने आपको वो वर्ड दे दिया, वो पूछेगा ये वर्ड एग्जामिनर ने यानी जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसने जो पेपर बनाया आपके लिए, इसने क्यों ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया, उसने क्यों ये वर्ड इस्तेमाल किया, क्या वजह है इसके पीछे। सही, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली, ताकि हमारे पास वीडियो की ड्यूरेशन भी कम रहे और आपका आराम से सिलेबस भी कवर हो जाए। सो मेक श्योर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर तरह तरह के सवाल बनाएगा। अगर नहीं आया तो 2 से 3 मार्क का लॉस हो जाएगा। और हमेशा याद रखना इंग्लिश का थ्रेशोल्ड हाई जाता है, दिस वुड बी योर थ्रेशोल्ड। सही है, तो आपने अपने एक एक मार्क को बचाना होगा ताकि आपका क्या आ सके भाई, ए स्टार आ सके। सही, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नाउ अगर मैं बात करता हूँ आपके पास इस पूरे पेपर के यानी पेपर वन की टोटल मार्क्स के, तो 50 मार्क्स आपको मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन वन जो कि कॉम्प्रिहेंशन है दैट विल बी ऑफ 16, राइटर क्राफ्ट विल बी ऑफ 9 मार्क एंड समरी राइटिंग वुड बी ऑफ 25 मार्क। अब बहुत कलाकार बच्चे होते हैं, वो हमसे क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर अगर 9 मार्क्स हैं और 90 का थ्रेशोल्ड है, आउट ऑफ 100 90 तो आराम से आ जाएंगे ना। अगर हम यहाँ पे इन सब मार्क्स को भी गवा दें तो इनको पूरा और पूरा ले लेंगे। तो मेरी जान आपके पास यहाँ पे क्या है, 16 मार्क्स आप यहाँ पे आराम से तो ले सकते हैं, लेकिन तो इन समरी राइटिंग के अंदर मार्क्स लेना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि समरी राइटिंग के अंदर आपके पास चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ रिलक्टेंस, या हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। सही, वो क्राइटेरिया अगर पूरा किया तब जाके इसमें से आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। एंड मैंने अभी तक अपने करियर में जो देखा मैक्सिमम जो यहाँ पे उठाए गए हैं अभी तक मेरी सुपरविजन में जितने उठाए गए हैं दैट इज़ 20। अब देखते हैं आप लोग अगर ज़्यादा अच्छा करते हैं दैट विल बी मोर गुड, बट उस वक्त भी आपके पास समरी राइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उस वक्त एग्जाम का प्रेशर एंड ईच एंड एवरीथिंग यू कुड इवन स्कोर 19 मार्क्स ओवर देयर। सही, तो अगर तुम अपने पास इसको लेके चलते हो कि यार इसको मैं छोड़ दूंगा इतने मार्क्स ले लूंगा, तो अपनी कैलकुलेशन वहाँ नहीं चलेगी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विदाउट। ओके, नेक्स्ट सिलेबस की रिक्वायरमेंट, प्रॉपर प्लानिंग। देखो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज समथिंग दैट आप आंसर लिखने से पहले अपने पास उस चीज़ को अच्छे से एक दफ़ा छान लो। क्या मतलब, आई मीन दैट when you are going through your syllabus, when you are going through that particular question, or you are going through, or you are going to write any answer, so what you have to do, you just have to make sure that you have a proper planning. And how you will make sure that you have a proper planning, definitely when you are writing any answers you will have several answers, several words, several vocabulary, several grammars in your mind. So they will be pretty mess up अगर तुम अपने पास डायरेक्ट आंसर लिखते हो, एक लाइन है तो आई एम 100% श्योर तुम एक लाइन में एंड अप नहीं कर पाओगे। वहीं पे अगर तुम प्लानिंग करते हो तो तुम अपने पास हो सकता है अपनी वोकैब, क्योंकि देखो वोकैब इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको तुम लेकर अपने पास एक पूरे 2 लाइन के आंसर को एक वर्ड में लिख सकते हो। इतनी अच्छी होनी चाहिए वोकैब तुम्हारी, और यही समरी राइटिंग डिमांड करता है, तुम चीज़ों को छोटे से छोटा करके लिखोगे। सही, अब तुम अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक लाइन का आंसर 2 लाइन के अंदर जाएगा, और अगर उसने एक लाइन ही दी है तो फिर तुम्हारे पास रियल मैथ्स होगा। क्योंकि आई प्रेफर दैट अगर एक लाइन है तो उसकी एक लाइन उसने इस तरीके से दी है कि उसने खुद से अपना आंसर जब लिखा तो दैट विल बी ऑफ हाफ लाइन। तो यू शुड बी इनफ कैपेबल टू राइट योर आंसर इन हाफ लाइन अगर उसने एक लाइन की स्पेस दी है। आफ्टरवर्ड्स ग्रामर टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रामर टॉपिक क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने एडवांस की भी बात कर ली है। सही, वो जितनी मुश्किल वोकैब देगा तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आनी चाहिए, जो भी वोकैब तुम्हें देगा वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। सही, नाउ ग्रामर टॉपिक्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशनल वर्ड्स, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सेमीकोलन, जेरेंड्स एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समरी के क्राइटेरिया से। अगर समरी के अंदर तुम कोई एक पॉइंट उठाते हो और वो पॉइंट भी एग्जामिनर ने तुम्हें दिया है तो फिर तो तुम्हारे पास मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, तो आपको बेटा मार्क्स मिलेंगे डेवलपमेंट के। सही, वो तुम्हें मार्क्स किस चीज़ के देगा, डेवलपमेंट के मार्क्स देगा, कि जो भी तुम पॉइंट उठाते हो तो तुम उसको डेवलप कितने अच्छे से करते हो वो उस पर तुम्हें जज करेगा। दिस वॉज फॉर योर पेपर वन। आई होप देयर विल बी नो क्वेश्चंस, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेपर टू। पेपर टू आपके पास क्या करता है भाई, पेपर टू के अंदर अगेन 50 मार्क्स, सेम चीज़, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कम है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि तुम अपने पास आराम से रुक के सोच सकते हो, ज़्यादा रश में नहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो 1 घंटा तुम्हें मिलेगा इसके लिए और 1 घंटा तुम्हें मिलेगा प्रॉपर इसके लिए। तो प्रैक्टिस इसी तरीके से करना, और घर पे जब तुम अपनी प्रैक्टिस करो सो यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव टू पुट अ टाइमर ऑफ 40 मिनट्स और 50 मिनट्स। क्यों 50 और 40? क्योंकि भाई जब तुम पेपर दे रहे होगे तो जाहिर है तुम पे प्रेशर होगा। उसने स्टार्ट में तुम्हें बोला कैंडिडेट्स यू में बिगिन, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर होगा, लिखने नहीं जाएगा तुमसे। तुम शुरू के 10 मिनट तो सोचो गए। सही है, रीडिंग कर रहे होगे, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, ये हो चुका है ना, मुझे पता है।
तो इस वजह से तुम क्या करोगे, घर में प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करो 40 मिनट में वाइंड अप करो, ताकि अगर तुम्हारे पास ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास आखिरी के 10 मिनट बाकी हैं तो उसके अंदर भी तुम अपनी राइटिंग को स्पीड अप करके लिख लो। नहीं तो फिर अगर पेपर वाले दिन एंड में आके स्पीड अप किया तो तुम्हारी राइटिंग विल बी लाइक दिस। एंड इसमें तो आपको फिर ना डॉक्टर ही समझ सकता है, यानी मैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 विल बी अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग में फॉर्मल लेटर ईमेल आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल आ सकता है, स्पीच आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, रिपोर्ट भी आ सकती है। अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ, सो कॉम्पोजिशन के अंदर आपको दिया जाएगा नैरेटिव और दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव। तैयारी डिस्क्रिप्टिव की करो, नैरेटिव अपने आप आसान हो जाएगा। और जितना मुश्किल टॉपिक ले सकते हो वो टॉपिक लो। देखो मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ, अगर ये सुन के समझ ली तो समझो तुम्हारा इंग्लिश A स्टार है। तुम वो टॉपिक उठाओगे जो तुम्हें लगता है तुम नहीं लिख सकते, तुम उस पर लिखोगे, वो तुम्हारा दिमाग खोलेगा। ठीक है, तुम वो टॉपिक उठाओ नैरेटिव के अंदर, या अगर तुम डिस्क्रिप्टिव प्रेफर करते हो तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर तुम्हारे सामने है 3 टॉपिक्स। अब सुनो, यहाँ पे डिफर होती है चीज़ें। अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि टॉपिक 1 करो, टॉपिक 2 करो, टॉपिक 3 छोड़ अभी हो जाएगा ये, तो इसको करो, टॉपिक 3 को प्रेफर करो। क्योंकि जब तुम अपने पास सिलेबस के बाद जब तुम पेपर में बैठे होगे तो तुम्हें पेपर के अंदर 4 टॉपिक मिलेंगे, और इन 4 के अंदर क्या होगा, तुम्हें उसमें से 2 अच्छे से आते होंगे या 1 अच्छे से आता होगा और तुम्हें उस पर लिखना होगा। एंड जब तुम अपने पास कोई एक सिलेक्ट करोगे तो लाखों बच्चे होंगे जो वो टॉपिक सिलेक्ट करके लिख रहे होंगे। तुम अपनी राइटिंग को कैसे यूनिक बनाओगे, अपने आइडियाज़ को कैसे यूनिक बनाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। सही, तो ऐसी काफ़ी काम की टिप्स हैं, मैं ऑन ड्यूरिंग लेक्चर भी तुम्हें बताऊंगा, तो ये कहीं लिख लो। सही है, कोई नोटपैड ले लो, कोई स्टिकी नोट ले लो, उसमें लिखो आराम से, ताकि बस एंड मोमेंट पे क्योस ना करो, आराम से ना स्टिकी नोट उठाओ और देखो। ओके, हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ सिलेबस। इस पेपर 2 में डिमांड करता है प्रॉपर प्लानिंग। पेपर 2 में प्लानिंग नहीं करोगे पेपर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, तुम्हें लिखना इतना कुछ है, तुम्हें आराम से 250 वर्ड्स तो आराम से तुमने लेटर वेटर में लिखने, डायरेक्ट राइटिंग में, एंड देन 350 वर्ड्स मिनिमम। 350 वर्ड्स मिनिमम तुमने अपने पास लिखना है, किसमें, कॉम्पोजिशन में। तो तुम कहाँ से अपने पास इतने वर्ड्स लेकर आओगे। दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर दैट जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग हो। सही, तुम हर एक आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर तुम्हारे पास 12 आइडियाज़ हैं तो इन 12 में से 6 को गुड कैटर किया जाएगा, 6 को एवरेज कैटर किया जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से लिखना आना चाहिए, एडवांस वोकैब, हर एक चीज़ को अलग तरीके से, क्योंकि ओन वर्ड्स की भी तो डिमांड है ना भाई। तो इसलिए ओन वर्ड्स की वजह से आप क्या करेंगे, अपनी वोकैबलरी को एडवांस करेंगे। ग्रामर टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर लो, आराम से इतना अच्छा पेपर होगा तुम्हारा, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। डेवलपमेंट पॉइंट, सही है, डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट, इसको ये चीज़ देख लो, अगर वोकैब अच्छी कर ली हो डेवलपमेंट का मसला ही नहीं है। सही, स्ट्रक्चरल वैरायटी वही ग्रामर टॉपिक्स, ये आपने अपना अच्छा करना है ताकि हर चीज़ अच्छी हो सके। कॉम्पोजिशन की अलग है स्ट्रक्चरल वैरायटी, राइटिंग में डायरेक्ट राइटिंग में हर एक की अलग है। तो ये है कि आपने थोड़ा सा समझ के करना होगा, दैट्स इट। एंड सुनो, जब तुम अपने पास पेपर 2 में, ये पॉइंट वैसे सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ करवाता हूँ, एक वजह है इसके पीछे। ओके, सो नाउ थिंक पीसफुली, यू गॉट 1 आवर टू राइट एवरीथिंग। तो अगर तुम अच्छा रीडर हो तो तुमने 20 मिनट्स में मैक्सिमम, ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तुम एवरेज हो तो भी इतने में कर ही लोगे। सही, 20 मिनट्स में तुम अपने पास रीडिंग निपटा दोगे। 1 आवर में से 20 मिनट्स में तुमने रीडिंग कर ली तो पीछे कितना बचा, पीछे तुम्हारे पास बच गया अराउंड 40। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास 40 मिनट्स हैं एंड 1 आवर है, इसमें से 40 मिनट तो आपको नहीं लगेगा ना, 40 मिनट तो नहीं लगेगा अराउंड। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 आवर में से अगर 20 मिनट सोचने में लेता हूँ तो मतलब इसमें एविडेंस ऑफ प्लानिंग शामिल कर रहा हूँ मैं। तो मुझे आराम से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आराम से 25 मिनट भी बहुत ज़्यादा अगर मैं लूँ तो मुझे लग जाएंगे, मीन्स 45 मिनट्स। इट सेज दैट 15 मिनट्स का सुकून से बैठकर सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डायरेक्टेड राइटिंग में और कॉम्पोजिशन में। क्यों, जितना सुकून से सोचोगे, जितना सुकून से सोचोगे उतना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा, उतना अच्छा तुम कंटेंट लिख सकते हो। अगर तुमने एक दफ़ा भी पीसफुली नहीं सोचा तो समझो कि तुम्हारे पेपर के अंदर गलतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर क्योस में लिखोगे तो तुम्हारे पास वोकैब सही नहीं आएगी, तुम्हारे पास ग्रामर एरर होगा, देखो इस तरीके की राइटिंग होगी। तो ये सारी चीज़ों का क्योस नहीं चाहते तो पीसफुली सोचो, हर एक वर्ड को सोचो, हर एक चीज़ को सोचो। और ये चीज़ सिर्फ एग्जाम के डे पर नहीं, जब जब तुम लिखो, देखो अपना जब भी प्रैक्टिस करो तो सोचो तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, टाइमर लगाओ, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। सही है, तो प्रिपेयर उस तरीके से करो जिस इन्वायरमेंट में तुम्हें जाके बैठना है। सही, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दैट विल बी हेल्पफुल। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ऑलराइट, वी विल कीप इट हियर। हमने आज की क्लास में अच्छी खासी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश के सिलेबस के नाम पे कवर कर ली हैं। जो आपके पास टेक्निक्स वगैरह थी वो भी मैंने थोड़ी बहुत बताई दी है यहाँ पर ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने एनरोलमेंट करवानी है मेरे बैच में, तो यू कैन मैसेज और कॉल एट दिस नंबर। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो अपना काम चेक करवाना है या फिर कुछ भी, सो यू कैन ऑल्सो मैसेज एट दिस नंबर, आई विल बी देयर फॉर योर सर्विस। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।